ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर गलत लिख दिया, सेंटर ऑफ मास। देखो ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी सिस्टम हो ना, हर एक सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे सिस्टम के मोशन को कैरेक्टराइज कर सकता है ना, मतलब उससे पूरे सिस्टम के मोशन का आइडिया लग जाता है। तो उस पॉइंट को ही हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं ना। तो ये क्या है, और ये देखो पॉइंट होता कहाँ पर है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आप पूरे सिस्टम का मास मान सकते होगे ना। तो पहले तो इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। बार बार गलत लिख रहा हूँ, शॉर्ट में हम लोग COM लिखेंगे बार बार। तो देखो जहां पे भी सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे हम मान सकते हैं कि हम सारा का सारा सिस्टम का मास रख सकते हैं, और सिस्टम पे जो भी बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं वो हम मान सकते हैं कि उसी पॉइंट पे लग रहा है ना, एक ही पॉइंट पे सारा का सारा फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना, ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास पे आप कौन सा फोर्स मान सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं ना। क्या मतलब हुआ, मान लो हमारे सिस्टम में कुछ पार्टिकल थे, दो पार्टिकल हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला फोर्स इंटरनल है ना जो आपस में लगा रहे हैं, और इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है और इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है। तो अब यहाँ पर हमको एक ऐसा पॉइंट बीच में हमें मिलेगा जहां पे हम मान सकते हैं कि सारा का सारा मास रखा है, m1 प्लस m2 रखा है, और इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, सारे जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल नहीं, क्योंकि इंटरनल वो सब आपस में कट जाएंगे ना। इसको कुछ अलग एंगल दिखा देता हूँ समझने में आसानी हो, ये मान लो कुछ ऐसे लग रहा है, तो F1 F2 ऐसे फोर्स लग रहा है। तो अब इसका मोशन कैसे कैसे निकालोगे, इस पे नेट फोर्स आप निकालोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर m1 प्लस m2 इंटू एक्सलरेशन, इसको हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका एक्सलरेशन को ACM से दिखाएंगे ना। तो अब इसके मोशन से हम पूरे सिस्टम के मोशन का आइडिया लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगता है थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा ना। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, इस पॉइंट के मोशन से इनके बीच में कोई एक पॉइंट है जहां पे सारा मास रख दो, सब फोर्स लगा दो, तो ये मूव करेगा अब एक पॉइंट मास,
तो इसके मोशन से हम पूरे सिस्टम के मोशन का आइडिया लगा लेंगे। अब वो कैसे लगा पाएंगे वो हमें आगे समझ आएगा, अभी मान लो कि लगा लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो यहाँ पे आपने कौन सा फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल अगर आप लगाओगे भी इस पॉइंट पे तो दोनों F12 और F21 तो वो आपस में कट जाएंगे ना। सेंटर ऑफ मास पे आप सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके फिर उसके मोशन को स्टडी करते हो। और सिंपल लैंग्वेज में सेंटर ऑफ मास क्या है, जहां पे आप सारा का सारा मास इमेजिन कर सकते हो पूरे सिस्टम का रखा हुआ है। नोट कर लो यहां तक। हाँ, ये जो एक्सेलरेशन लिखा है ये किसका एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो आपने एक पार्टिकल इमेजिन किया है जिसको आप मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो उसके एक्सेलरेशन को यहाँ लिखा गया है। मैं देखो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दो मास है M1 M2, इस पे F12 लग रहा है, F21 लग रहा है, ये फोर्स इंटरनल फोर्स है। F12 कौन लगा रहा है, 1 पे 2 लगा रहा है, और F21 2 पे 1 लगा रहा है ना, ये इंटरनल फोर्स है। ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो इनके बीच में एक कोई पॉइंट होगा जब ये चलेगा, इस इन दोनों फोर्स की वजह से M2 चलेगा ना किधर को, और M1 कहीं चलेगा। तो इनके बीच में एक पॉइंट होगा, इन दोनों के चलने की वजह से वो भी चल रहा होगा, और वो कैसे चल रहा होगा, कितने एक्सीलरेशन से चल रहा होगा, वो निकालने का ये तरीका है। उसका जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे सारा का सारा मास ले लो, सारा का सारा फोर्स लगा दो, तो इससे जो एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन इसको चलाओ, इसको चलाओ, और बीच में सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा, तो उसका आ रहा होगा। देखो अगर किसी को अभी समझ नहीं आ रहा है तो अभी बस आपको कितना समझ लेना है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे सारा का सारा मास रख देंगे। तो मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो मैंने दोनों का मास यहाँ रख दिया बीच में इस पॉइंट पर, और जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो लगा देंगे। अबे ये M1 मास है, ये M2 मास, ये बनाया तो है, अब और कहाँ मास M1 चाहिए होगा। ये M1 मास है, ये M2 मास है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर है। ये दो पार्टिकल लिए गए ना, ये दो पार्टिकल हैं। क्या डाउट पूछता है भाई। ये दो M1 M2 मास हैं, और बीच में इनके कहीं पर भी एक सेंटर ऑफ मास आएगा, वो किसी के भी पास हो सकता है यहाँ पे कहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो मास हैं M1 M2, तो इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट होगा जहां पे आप मान सकते हो कि ये पूरा मास रखा है, सबका मास यही रखा है M1 प्लस M2, ऐसा इमेजिन कर सकते हो ना। तो आप बोलोगे यहाँ पर एक मास है M1 प्लस M2 बीच में, और इन पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारा फोर्स आप इस पे लगा दोगे, तो इन फोर्सेस के वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालोगे, तो उससे आपको पूरे सिस्टम के मोशन का आइडिया लगता है। अब वो कैसे लगता है वो मैंने बोला कि मैं आगे समझाऊंगा ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर M1 प्लस M2, सेंटर ऑफ मास क्या है, बीच में कोई एक पॉइंट है जहां पे आप मान सकते हो कि सारा का सारा मास रखा हुआ है, और सारा का सारा फोर्स उसी पे लग रहा है।
ना, यहाँ पर दो मास थे, एक ये और ये, तो हमने माना यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे मैं पूरा मास रख दूंगा m1 + m2, और ये दोनों फोर्स भी इस पे ही लगा दूंगा, तो वो मैंने अलग डायग्राम में दिखा दिया। और फिर हम इससे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। बाकी अभी ना भी समझ आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने बोला नोट कर लो, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास मतलब सिंपल लैंग्वेज में जहां पे आप सारा का सारा मास मान सकते हो कि रखा हुआ है। अब देखो, अगर आपको एसीएम आ गया ना, अगर आपको एसीएम आ गया तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। या एक काम करता हूँ, अभी उस पे नहीं जाता हूँ, डेरिवेशन पे हम लोग डायरेक्ट समझते हैं। देखो, कोई भी सिस्टम है अगर, उसमें अगर आपको ये निकालना है कि कैसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी। मान लो हमारे पास दो पार्टिकल है m1 m2, और इसका पोजीशन वेक्टर है कुछ r1 और इसका पोजीशन वेक्टर है कुछ r2, तो इनके बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा ना, नॉट एग्जैक्टली बीच में। अगर मास इक्वल होंगे तो मिड पॉइंट पे आएगा, मास इक्वल नहीं है तो मिड पॉइंट पे नहीं, बीच में कहीं पे भी आएगा, इधर या इधर। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है कुछ rcm। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम कैसे निकालते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का ये तरीका होता है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 + m2 ना। अगर हमें m1 m2 और उनके पोजीशन पता है तो बीच में हम ऐसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल लेंगे। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला टाइप है, m1 m2 यहाँ पे एक तरह से रेशियो हो जाएंगे ना, इनवर्स रेशियो रहता है वो। अब देखो, अगर मान इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नहीं, उससे तो नहीं, सेक्शन फॉर्मूले से तो नहीं डिराइव करते, उसको हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उससे थोड़ा तुम लोगों को थोड़ा और डिफिकल्ट लगेगा कि क्या कर दिया। ये थोड़ा सिंपल बना रहा हूँ, इसलिए अभी वो छोड़ रहा हूँ डेरिवेशन ना। यहाँ पे मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट है कुछ xcm ycm। तो आप यहाँ पे rcm को क्या लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है और कोऑर्डिनेट पता है तो आप कैसे लिखते हो, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप मल्टीप्लाई करते हो, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप ना। r1 को क्या लिख सकते हो, x1 आई कैप y1 जे कैप, और r2 को क्या लिख सकते हो, x2 आई कैप y2 जे कैप ना। अगर ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, यहां तक नोट कर लो। ये सबको पता है ना कि अगर कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे, जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें आई जे के मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना पोजीशन वेक्टर। तो मैंने वही किया है, कोऑर्डिनेट मान लिए और पोजीशन वेक्टर लिखा है।
तो अगर हम इस फॉर्मूले में अब इन सब की वैल्यू डालें पोजीशन वेक्टर की, अब इनकी वैल्यू डालो, ये क्या हो जाएगा, एक्स सी एम आई कैप, वाई सी एम जे कैप, अब इसमें x वाले कोऑर्डिनेट अगर हम एक साइड कर लें तो ये आ जाएगा m1 x1 m2 x2 आई कैप प्लस m1 y1 m2 y2 जे कैप अपॉन में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 दोनों के साथ अलग अलग लिख देता हूँ। तो अब हम i और j वाले अगर कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो आपको क्या करना है, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम वे में y कोऑर्डिनेट निकालना है m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ z वाला नहीं लिया है, अगर z होता तो उसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला होता। मतलब जो हम पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाते हैं वही कोऑर्डिनेट के लिए भी लगा सकते हैं, तो उससे हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट कर लो यहाँ तक। आदित्य अभी क्वेश्चन नहीं सोचना है ना, अभी जो बस समझाया जा रहा है वो समझो ना, वो सब मैं कराऊंगा ना वो। अब देखो, जैसे मान लो 4 पार्टिकल हैं और वो एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। एक का मास m है, एक का 2m, इसका m, इसका कुछ 3m, स्क्वायर की साइड लेंथ कुछ d है। तो हमें बताना है यहाँ पे, ये मान लो पार्टिकल A है, ये B है, ये C है, ये D है। सेंटर ऑफ मास की पार्टिकल A से डिस्टेंस कितनी हो रही होगी?
क्वेश्चन सबको क्लियर है? 4 पार्टिकल दिए हैं, वो एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, तो हमें इन 4 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना है और उसकी पार्टिकल ए से डिस्टेंस चाहिए। देखो यहाँ पे हमने 2 पार्टिकल के लिए फॉर्मूला लगाया है ना, पर 2 से ज्यादा कितने भी पार्टिकल आ जाए हर एक के लिए यही करोगे ना, m1 x1 जितने भी पार्टिकल है सबका ऐड करते जाओगे अपॉन में सबका मास। y कोऑर्डिनेट के लिए भी ना, अगर 3 है तो प्लस m3x3 अपॉन में m3 और हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप खुद से कहीं पे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो ना, और ऐसा लो कि आपको सॉल्विंग में इजी पड़े। तो हमने मान लिया कि यहाँ ओरिजिन और इधर को हमने एक्स एक्सिस ले लिया और इधर को वाई एक्सिस ले लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बोल सकते हैं, ए का 0,0, बी का d,0, सी का d,d और डी का 0,d। मैं सबके कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो अब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कहीं मान लो यहाँ पर है एक्सियम वाईसीएम, तो ए से डिस्टेंस निकालनी है। ए का कोऑर्डिनेट 0,0 है और सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट मान लो कहीं ओ पे आया है, तो उससे डिस्टेंस निकालनी है। ओ ए की वैल्यू तो क्या करोगे, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का स्क्वायर ना। ए के कोऑर्डिनेट तो 0,0 है, तो अंडर रूट ऑफ एक्सियम स्क्वायर प्लस वाईसीएम स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास से ए की डिस्टेंस ओ ए बोला गया है ना। तो एक्सियम और वाईसीएम हम कैसे निकाल लेंगे, एक्सियम निकालना है तो हर एक पार्टिकल का m1 x1 m2 x2 करते जाएंगे। तो इसका मास m है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो m इंटू x1, फिर इसका मास है 2m और इसका x कोऑर्डिनेट है d, फिर इसका मास है m और उसका भी x कोऑर्डिनेट d है, फिर तीसरे चौथे वाले का m 3m इंटू उसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना, अपॉन में टोटल मास m 2m m 3m। तो ये कितना हो जा रहा है, ऊपर कितना आया, ये वाला टर्म 0 हो गया है, ये वाला टर्म 0 हो गया है ना। यहाँ पे md 2md, तो ऊपर आया 3md अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 7m, तो 3d/7 x कोऑर्डिनेट आया। सेम वे में हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन में टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा, फिर से वैसे ही करोगे तो नीचे टोटल 7m आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गए, यहाँ पे बचा 4md अपॉन में 7m, तो ये आ गया 4d/7। अब एक्सियम वाईसीएम पता है, यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल दोगे तो ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रहा है सभी को? सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी निकालना है तो आप क्या करोगे, हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिख लोगे और फिर ये फॉर्मूला लगा दोगे m1 x1 m2 x2 करके ऐसे निकाल लोगे। नोट कर लो यहां तक।
कौन सा लास्ट, ये वाला भी तुझे चाहिए? सिद्धेश इसको बोल रहा है? स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना टाइम लग रहा है तुझे ये लिखने में। नेट जाया कर तो तू बाद में वीडियो देख लिया कर। चलें अगले पेज पे। नेक्स्ट देखो, हम लोग देख रहे हैं अगर हमारे पास दो मास हैं, m1 m2, और इनके बीच की डिस्टेंस r है कुछ, नहीं ये सब पॉइंट मास है ना इनका, ये दोनों पॉइंट मास हैं, और इनका हमें बताना है सेंटर ऑफ मास इनसे कितनी डिस्टेंस पे होगा। m1 से कितनी डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास, और m2 से कितनी डिस्टेंस पे होगा। m1 m2 और r के टर्म में बताना है। हाँ, अगर r/2 हुआ तो इक्वल होगा ना, बट ये इक्वल नहीं दिया है। m1 m2 और r के टर्म में बताना है। हाँ सही है सर। ठीक है। हम लोग देखो क्या क्या कर लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि इधर को एक्स एक्सिस है ना, इधर को वाई एक्सिस है। तो इस बार सारे पार्टिकल दोनों एक्स पे ही है ना, एक का कोऑर्डिनेट 0,0 और दूसरे का कोऑर्डिनेट r,0 ना। तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों के जीरो है, अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट जीरो ही आएगा ना। मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर मान लो आ रहा है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि x एक्सिस पे है, और x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो एक्सियम आ रहा है वो कहाँ से डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से होगी ना। नहीं, यहाँ पे कहीं आया एक्सियम कॉमा जीरो। तो एक्सियम कहाँ से है, m1 से है, तो m1 से जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने कुछ r1 है, और ये वाली डिस्टेंस कुछ r2 है। तो हम बोल सकते हैं ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब m1 से डिस्टेंस है, तो r1 की वैल्यू आई m2r ओवर m1 प्लस m2। अब r1 आ गया तो हम ऐसे ही r2 निकाल सकते हैं। r2 क्या होगा, r माइनस r1, पूरी डिस्टेंस में से r1 कम कर देंगे तो r2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जब रख दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा m1 r ओवर m1 प्लस m2 ना। तो हमने r1 r2 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो ये हमने इसलिए निकाला कि हमें ये समझ आए कि ये किस रेशियो में है। अगर हम इनको डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ मास जो है
एक्सियम समझ आ गया तुझे ध्रुविल? एक्सियम निकालना समझ आया तुझे? अब एक्सियम अगर आ गया तो अब ओरिजिन से तू डिस्टेंस कितनी बोलेगा सेंटर ऑफ मास की? सेंटर ऑफ मास जो है उसका y कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना, y1 y2 जीरो है तो ycm भी जीरो आएगा। तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी आएगी? ये जो एक्सियम होगा यही होगा ना सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। यहाँ ओरिजिन है, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा जीरो है तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस x होगी ना। और यहाँ ओरिजिन को आपने क्या बोला है, m1 बोला है, m1 पे ओरिजिन लिया है ना। तो जो ये एक्सियम हो किससे डिस्टेंस है? m1 से डिस्टेंस है ना। m1 को आपने क्या लिखा है, r1। तो एक्सियम को आप क्या लिख सकते हो, r1 लिख सकते हो ना। तो वही लिख दिया मैंने, एक्सियम को r1 लिख दिया। एक्सियम आ जाएगा तो r2 आ जाएगा। r1 प्लस r2 कैपिटल R है ना, तो उससे आप r2 निकाल लोगे। समझ आ रहा है सभी को ना? अगर मान लो ये हमारा ओरिजिन है और कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,0 है तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 है ना। यही मैंने किया है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स सी एम कॉमा जीरो है तो ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स सी एम है ना। और इस एक्सियम को ही आप क्या बोलोगे, r1 बोलोगे। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, r1/r2 m2/m1 है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। मतलब सेंटर ऑफ मास उस मास से कम डिस्टेंस पे होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मास ज्यादा तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कम ना। जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस कम होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज होगा ना। क्या मतलब हुआ, एक मान लो छोटा मास है और एक बड़ा मास है तो सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा, बड़े मास के पास होगा, क्योंकि उसकी वाली डिस्टेंस कम हो जाएगी ना। अगर कैपिटल एम ज्यादा है स्मॉल एम से तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैपिटल एम के पास होगी ना। ये होना भी चाहिए कि ज्यादा मास तो सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज आएगा ना। और ये हम ध्यान रखेंगे कि दो पार्टिकल सिस्टम है तो वहां पे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम डायरेक्टली लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं ना। या तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट लिख के कर लो या डायरेक्ट r1 r2 का रेशियो लिख दो, r1 r2 का सम लिख दो, और यहां से भी आप r1 r2 निकाल सकते हो ना। अगर रेशियो पता है सम पता है तो आ जाएगा ना वहां से। और अगर देख लो यहाँ पे m1 m2 इक्वल हो जाए तो रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, मतलब बीच में आ जाएगा वो। नोट कर लो यहाँ तक। तो देखो हमने अभी ये समझ लिया कि अगर कोई m1 मास है और कोई m2 मास है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर पता है कुछ r2। तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आ रहा होगा, उसका पोजीशन वेक्टर कुछ rcm हो रहा होगा ना। तो वो आप फॉर्मूले में डाल करके निकाल लोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है करने के लिए ना। अगर ये आई जे के में दिए हैं तो आप डायरेक्ट rcm भी आई जे के में निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये मान लो अपनी जगह से हल्का सा आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया डेल्टा r1,
और इसको अपनी जगह से कुछ डिस्प्लेस कर दिया डेल्टा R2, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हो जाएगा ना। दोनों के डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा? अभी तो हमने उनके पोजीशन को रिलेट किया ना, उनके डिस्प्लेसमेंट को आप देखो कैसे रिलेट कर सकते हो। आपको देखो पता है RCM बराबर है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2 ना। अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं तो इसको लिख सकता हूँ DRCM/dt इक्वल टू M1 तो कांस्टेंट है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएट कर दिया। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, M1 M2 कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहेगा। अब देखो dt dt तो कॉमन होके कट जाएगा, तो आप बोल सकते हो DRCM। DRCM मतलब चेंज इन RCM। इसको आप अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करो ना, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा RCM। DRCM मतलब चेंज है ना, चेंज को आप बड़ा भी ले सकते हो ना, इंटीग्रेट करके ऐसे लिख सकते हो। मतलब आप उनके डिस्प्लेसमेंट को भी इसी सेम फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो, जैसे उनके पोजीशन वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला आता है, वैसा ही आप उनके डिस्प्लेसमेंट के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हो। अगर दोनों के डिस्प्लेसमेंट पता है तो ऐसे फॉर्मूले में डाल दोगे तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? यहाँ पे डेल्टा RCM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन में चेंज। पोजीशन में चेंज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। डेल्टा R1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। मैंने दो पार्टिकल को लेकर डिराइव किया है, कितने भी पार्टिकल आ जाए ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, प्लस M3R3 ऐसे, M3 डेल्टा R3 अपॉन में नीचे M3 बढ़ जाएगा। इसका यूज करना हम आगे सीखेंगे ना, अभी हल्का सा बताना था बस, लोड कर लो, यूज आगे समझेंगे।
देखो ये क्या है, कहीं पे 2 kg और 3 kg पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 3,4 पे था, फिर हमने वहां पे एक 1 kg का मास और रख दिया, और 1 kg का कहाँ रखा है 1,2 पे, तो हमें बताना है आप 3 पार्टिकल। पन्ना साठ को पहले से पीछे शंबर आहे असते. भाई कल पे, तो अगर हमने एक और 1 kg का मास रख दिया है 1,2 पर, तो हमें बताना है कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा। 2, 3 का सेंटर ऑफ मास गिवन था ना। चेक करते हैं अभी सराय में। गड़बड़ लग रहा है ये तो। हाँ नैनेस का सही लग रहा है। नैनेस का सही है। हम्म। सही है सोनाली। देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, हमें देखो अगर 2 kg और 3 kg का बोल दिया गया कि सेंटर ऑफ मास कितने पे 3,4 पे, तो आप क्या मान सकते हो कि 2 kg और 3 kg मतलब टोटल कितना 5 kg का पार्टिकल किस पे रखा है 3,4 पे। जिसका भी सेंटर ऑफ मास दे दिया आप वहां पे मान सकते हो ना कि पूरा उतना मास रखा हुआ है। और एक और पार्टिकल किस पे रखा गया 1 kg का 1,2 पे, तो आपका पूरा सिस्टम का मास कितना है 6 kg। इसका हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए ना, जिसका भी सेंटर ऑफ मास दे दिया गया वहां पे वो पूरा मास ले लोगे उतने पार्ट का, और फिर आगे सॉल्व करोगे। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप क्या करोगे, m1x1 प्लस m2x2, ये केवल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ना, ये उस पे मत जाना कि 1,2 इधर दिखाया 3,4 इधर दिखाया है। m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी यहाँ 1 है ना, 1 ना, m1x1 ना, x1 कितना है 1 है। सेम वे में y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ आ रहा है सभी को। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ मास दे दिए जाएंगे और उनका सेंटर ऑफ मास दे दिया जाएगा, तो जिनका भी मास और सेंटर ऑफ मास पता है उसको आप उस जगह रख दोगे, फिर आगे का सोचना स्टार्ट करोगे। कैसे ढूंढोगे भावेश ऐसे x1 y1, r1 r2 ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे आप ना, दो अननोन होंगे और एक ही इक्वेशन है। तो देखो अभी तक हमने जो सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, श्रेयस अब उस तो अब एक बार पता चल गया तो कुछ नया नहीं है ना, तब तो कर ही लेगा।
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करने का क्या फायदा। तो अब देखो हम लोग ये देख रहे हैं, अभी तक हमने देखो जो सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, उसमें पार्टिकल थे ना, अलग अलग पार्टिकल थे, वो ऐसा सिस्टम था, पार्टिकल वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई बॉडी हो, जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे ना। ये जो ये वाले पार्टिकल का सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि पार्टिकल सब अलग अलग है ना, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। और बॉडी में ये सारे पार्टिकल ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम ना। मान लो हमारी कोई ऐसा कोई भी रैंडम शेप की बॉडी है और इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कोई भी रैंडम शेप की बॉडी को भी आप क्या मान सकते हो कि इसमें डीएम डीएम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं और उनका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप क्या करोगे, कहीं पे एक जगह ओरिजिन ले लोगे, कोई भी एक जगह ओरिजिन ले लोगे और इस पे एक पार्टिकल लोगे जिसका मास कुछ मान लो डीएम है ना, कोई भी एक जगह एक डीएम मास ले लो और उसका कोऑर्डिनेट लिख लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अब अगर हम dm इंटू एक्स करें, तो हमने एक तरह से m1 x1 कर लिया, ऐसे m2 x2 हर एक का हमें ऐड करना है ना, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हर एक पार्टिकल का m1 x1 m2 x2 ऐड हो रहा है ना, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सेम वे में y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो dm इंटू वाई का इंटीग्रेशन अपॉन में टोटल मास ना, डीएम डीएम ऐड करोगे तो टोटल मास आ जाएगा ना, अगर ये गिवन है तो सीधे इसकी वैल्यू डाल देंगे टोटल मास की। और सेम वे में जेड कोऑर्डिनेट डीएम इंटू जेड अपॉन में टोटल मास ना। तो कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए